हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की एक और वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि RDS की सर्विस का काम क्या है और किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट में ऑन प्रोमाइसेस का इन्वायरमेंट हो या क्लाउड का सेटअप हो, दोनों के केस में हम अपने डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो उम्मीद है आपको पता होगा कि RDS के केस में आता है रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। और टोटल अगर हम नंबर ऑफ डेटाबेस की बात करें तो दो तरीके के डेटाबेस आप अपने क्लाउड पोर्टल पे पा सकते हैं। AWS के पोर्टल पे मिल जाएगा, एक रिलेशनल और दूसरा नॉन रिलेशनल। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं RDS के बारे में बात करेंगे, मींस रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। और देन आफ्टर इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें जितने भी प्रैक्टिकल हैं, जितने भी टास्क हैं, वो कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे नॉन रिलेशनल की तरफ, जिसमें हम कॉस्मोस डीबी या अरोरा डीबी जो अपने पास डेटाबेस है उस डेटाबेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यू नो दैट टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, ताकि आप 100% प्रैक्टिकल देख सकें या कर सकें अपने पोर्टल का इस्तेमाल करके। चलिए बिल्कुल बेस से समझने की कोशिश करते हैं RDS है क्या और कितनी सर्विसेज आपको इसमें मिलती हैं। मींस एक पर्टिकुलर RDS सर्विस को ओपन करने के बाद कितने तरीके के डेटाबेस आप मैनेज कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्हाट इज AWS RDS। ठीक है, AWS RDS के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एज पर द नेम सजेस्ट रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो RDS है, जो रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज है, ये पर्टिकुलर डेटाबेस कंटेनर बोल सकते हैं, एक तरीके का डेटाबेस का पैकेज ये कंटेन करके रखा है। और इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर आपको मल्टीपल डेटाबेस सर्विसेज मिलेंगी। ओरेकल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ओरेकल का सेटअप बना सकते हो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के थ्रू। आप उसमें सिक्वल डेटाबेस लगा सकते हैं, माई सिक्वल डेटाबेस लगा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल लगा सकते हैं, अरोरा डीबी लगा सकते हैं, पोस्टग्रेस लगा सकते हैं। मीन्स जितने भी डेटाबेस सर्विसेज अपने पास हैं, एक तरीके का ये कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये अपने पास AWS का पोर्टल है, और इस AWS के पोर्टल में अगर आपने RDS को सेलेक्ट किया, मीन्स अगर आपने RDS का सिलेक्शन किया, RDS आपने क्रिएट किया, तो एक इंडिविजुअल RDS के अंदर आपको हर एक तरीके का डेटाबेस मिलने वाला है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो वी आर एबल टू क्रिएट अवर माई सिक्वल। इसी RDS के अंदर हमें माई सिक्वल मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें ओरेकल का डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल MS सिक्वल भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसी पर्टिकुलर RDS के अंदर ही, RDS बॉक्स के अंदर, RDS सर्विस के अंदर आप अरोरा डीबी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो आपका एज्योर का है। ठीक है, ये अरोरा डीबी हम लगा सकते हैं। तो मल्टीपल डेटाबेस का ये कॉम्बिनेशन है, आप बोल सकते हो मल्टीपल डेटाबेस इसमें आपको मिल जाते हैं, और आप इस डेटाबेस का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी एप्लीकेशन सर्विस, जो एप्लीकेशन आपने पर्टिकुलर जिन एप्लीकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट रहती है, आप डायरेक्टली इन डेटाबेस का इस्तेमाल की कनेक्टिविटी आप अपने उस एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर, क्योंकि यू नो दैट कि इन डेटाबेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो किसी न किसी एप्लीकेशन से या किसी न किसी वेबसाइट से आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, किसी न किसी पोर्टल से आपको ज्वाइन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस का जो एक्चुअल वर्क है वो आपके ऑनलाइन पोर्टल को सपोर्ट करने के लिए सीएमएस का कोई CRM आपने क्रिएट कर रखा है, कोई वेबसाइट आपने बना रखी है, कोई एप्लीकेशन आपने होस्ट कर रखी है वर्ल्ड वाइड, तो उन पे जो डेटा मैनेज होता है वो आपके यहीं पे आके स्टोर होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, AWS पोर्टल पे ही रहते हैं। मान लीजिए आपने AWS पोर्टल पे आपने एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है या एक आपने एप्लीकेशन होस्ट कर रखा है, तो जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशन है उस पर कुछ कॉलम्स है जिसमें कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं, या ई-कॉमर्स वेबसाइट मान लेते हैं। तो ई-कॉमर्स में की वेबसाइट में यू नो दैट कि जब भी कोई परचेजिंग होती है, जो भी प्रोडक्ट अपने ई-कॉमर्स के ऊपर रख रखे हैं, वो बेसिकली इमेज तो आपकी वेबसाइट कंटेन करेगी, लेकिन जो उसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो उनकी टेबल्स रहेगी, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, क्लॉथ्स है, उनकी जो परचेजिंग होती है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है, उनका जो डॉक्यूमेंट रहता है, वो कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस से अटैच रहता है, किसी न किसी डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपकी ये वेब सर्वर हो गया, ये वेबसाइट हो गई, या वेब सर्वर हो गया, या एप्लीकेशन सर्वर हो गया, और इस वेब सर्वर को या एप्लीकेशन सर्वर को हमें कहाँ से अटैच करना पड़ेगा? वी नीड टू कनेक्ट डायरेक्टली टू अवर डेटाबेस। जो भी इन्वायरमेंट के अंदर डेटाबेस है, SQL है, ओरेकल है, अरोरा डीबी, कुछ कोई सा भी डेटाबेस है, आप उसको
कनेक्ट करा देंगे, राइट। तो डीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? डीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि जो भी वेबसाइट के अंदर दिखने वाले प्रोडक्ट हैं, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, जो सेलिंग है, जो परचेजिंग है, जो विजिटिंग है, जो ऐड टू कार्ड है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेस में सेव होती रहेगी, राइट। चलिए, ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ तक ही नहीं, अगर आपने क्लाउड के ऊपर AWS पोर्टल के ऊपर इनमें से कोई भी सर्विस परचेज कर रखी है, मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट SQL परचेज कर रखा है, राइट, और आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के डेस्कटॉप पे या ऑन प्रोमाइसेस के लैपटॉप पे जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो ऑन प्रोमाइसेस पे, इसमें आपने SQL मैनेजमेंट स्टूडियो या SDK लगा रखा है या विजुअल स्टूडियो लगा रखा है, तो आप डायरेक्टली इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप अपने माइक्रोसॉफ्ट SQL से ऑन प्रोमाइसेस के SQL सर्वर से या मैनेजमेंट स्टूडियो को या विजुअल स्टूडियो को डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। जो भी एडिटिंग करेंगे ऑन प्रोमाइसेस से वो डायरेक्टली आपके क्लाउड पे सेव होता जाएगा, ठीक है। ये तो थियोरेटिकल बात हुई, ये कॉन्सेप्ट हुआ कि आप इस तरीके से इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस का यूज़ करोगे, AWS डेटाबेस में AWS RDS का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट पोर्टल पे चलते हैं, हम आपको स्टेप दिखाते हैं कितने तरीके के डेटाबेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे क्लाउड के ऊपर। AWS पोर्टल ओपन कर लेना है आपको। पोर्टल ओपन करने के बाद डेटाबेस का पहला टॉपिक है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। आप इसको ओपन करा लीजिए। ओपन कराने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा। स्टार्टिंग में 1 मंथ फ्री है, जिसमें 20 GB के आसपास डेटा आप रख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पे अमाउंट। जाहिर सी बात है, जब हम कोई सर्विस परचेज करेंगे, चाहे वो फ्री ट्रायल ही क्यों ना हो, एक टाइम पे फ्री ट्रायल का मतलब है कुछ समय के लिए फ्री है, बट उसके बाद हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। AWS का पोर्टल वी नो दैट कि 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है, लेकिन 1 साल में कुछ लिमिटेड सर्विसेज हमें मिलती हैं। डन। यहाँ पे हम आगे डैशबोर्ड पे, RDS के डैशबोर्ड पे कोई भी डेटाबेस है नहीं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करिए, ताकि RDS में दिखने वाले डेटाबेस की लिस्ट हमें दिखाई पड़ सके। लोडिंग। अब आप देखिए यहाँ पे सभी डिटेल्स अपने पास अवेलेबल है। इजी क्रिएट, स्टैंडर्ड क्रिएट, तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इजी क्रिएट पे चले जाइए। अगर आप अपना डेटाबेस बनाना चाहते हैं रियल इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, रियल इन्वायरमेंट इन द सेंस किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए, तो आप स्टैंडर्ड पे मूव करेंगे, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी थोड़ा मिल जाएगा, बैकअप मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी जोन मिल जाएंगे, सेट मिल जाएगा। तो ये एक तरीके का प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए बेटर रहेगा कि आप स्टैंडर्ड पे मूव करिए। अब यहाँ पे लिस्ट देखिए, अरोरा DB, ये आपके पास अमेजन अरोरा DB, MySQL, MariaDB, पोस्टग्रेस, ओरेकल, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट SQL। ये इसमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसका सिलेक्शन कैसे होगा? जो डेवलपर टीम है वो आपको डिस्क्राइब करेगी। डेवलपर टीम बताएगी आपको कि मैंने एप्लीकेशन के लिए अरोरा DB इस्तेमाल किया है, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी डिटेल ऑफ योर अरोरा DB सर्वर। अगर डेवलपमेंट टीम बोलती है कि नहीं, मैंने तो ओरेकल का इस्तेमाल किया है, कि प्लीज़ आप जो 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 डेवलपर टीम रहेगी वो बोलेगी कि मुझे अपने वेब सर्वर को ओरेकल से जोड़ना है, माइक्रोसॉफ्ट SQL से जोड़ना है, MySQL से जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट टीम को भी आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि उसको एक्चुअल में नीड क्या है। बिकॉज यू नो दैट आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। डेवलपमेंट हम करेंगे नहीं, कोडिंग और लैंग्वेज हमें इस्तेमाल नहीं करना, ना हम कोई डिजाइनिंग करने वाले हैं वेबसाइट की, लेकिन हाँ, जो वेबसाइट के अंदर बैकएंड में डेटाबेस वगैरह की डिटेल है, उसकी मेंटेनेंस है, उसका बैकअप है, उसके स्पीड की बात करें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रोसीड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट SQL से, इसलिए क्योंकि मैंने ऑन प्रोमाइसेस पे माइक्रोसॉफ्ट SQL ही लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं इस SQL को हम ऑन प्रोमाइसेस से जोड़ के भी देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको कनेक्टिविटी करते हैं ऑन प्रोमाइसेस टू क्लाउड। तो माइक्रोसॉफ्ट SQL हमने अटैच किया है। यहाँ पे जो भी वर्जन आपने ऑन प्रोमाइसेस पे लगा रखा है, मैंने एक्सप्रेस एडिशन लगा रखा है, तो एक्सप्रेस एडिशन को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपके पास डिटेल्स है विच वर्जन, यहाँ पे मल्टीपल वर्जन अवेलेबल है, 2019, 2019, 17, 16, तो एक्चुअली मैंने 12 लगा रखा है ऑन प्रोमाइसेस पे, तो हम यहाँ पे 12 कोई सा भी सेलेक्ट कर ले, 11 पॉइंट समथिंग करके ये हमने सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट डेटाबेस, ये आप नेम दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेम दे सकते हैं। तो अभी डेटाबेस 1 के नाम से हम क्रिएट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लीजिए। तो हम यहाँ पे कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ये पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पासवर्ड के जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस के मैनेजमेंट स्टूडियो से इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। तो कंफर्म करिए, पासवर्ड को ऑटो जनरेट नहीं करना है, यहाँ पे मैनुअल पासवर्ड हम रखना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस, क्योंकि यू नो दैट कि जब आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज से इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो इंस्टेंसेस रहता है, बैकएंड रहता है, और उस इंस्टेंस की को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर यानी AWS की होगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लासिक है एंड मेमोरी ऑप्टिमाइज है। ये अगर आपको याद होगा, जब इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं तो उसमें तीसरा ऑप्शन आता है
इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करने का, जिसमें फैमिली रहता है, मीडियम, लार्ज, ऐसे करके लिस्ट रहती है फैमिली में। तो ये उनसे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हमें वो पार्ट एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ रहा है ना, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो हमें 4 GB 16 GB रैम या 4 कोर का CPU नहीं चाहिए। हम यहाँ पे बेसिक सा एक कॉन्फ़िगरेशन उठा लेते हैं, जिसमें हमें नॉर्मल 8 GB की रैम बहुत है हमारे लिए। पासवर्ड थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। जो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, प्रीरिक्विजिट है, वो सभी चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि अभी भी हमारा ये पासवर्ड इनवैलिड दिखाई पड़ रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, या इसकी जो प्रीरिक्विजिट है उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम कैपिटल लगा देते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके। ठीक है, यहाँ पे @ नहीं लगाना है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाने, ठीक है, डायरेक्टली आपको पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे हमने 8 GB की रैम, 2 कोर का CPU सेलेक्ट कर लिया, जनरल पर्पज़ टू SSD है 20 GB के लिए, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टोरेज जो है थ्रेशोल्ड है वो 1000 GB, इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, हम यहाँ पे नॉर्मल 21 GB रख लेते हैं। 20 GB डिफ़ॉल्ट है, और मैक्सिमम जो है अपने आप एक्सटेंड करने के लिए 21 GB, क्योंकि टेक्स्ट पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन पब्लिक एक्सेस। अगर आप अपने इस डेटाबेस को ऑन प्रोमाइसेस से एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पब्लिक एक्सेस यस करना ही पड़ेगा, तभी आप ऑन प्रोमाइसेस के साथ इसको जोड़ पाएंगे। बीपीसी अगर आपको बनाना है या एग्जिस्टिंग चूज करना है, तो आप प्रोसीड कर दीजिए डिफ़ॉल्ट वाले बीपीसी में, जो भी डिफ़ॉल्ट बीपीसी है उसी पे। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट ये करता है कि आप अपना खुद का बीपीसी बनाइए, खुद का रिसोर्स ग्रुप बनाइए जब आप क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड इनेबल माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑथेंटिकेशन, जो ऑन प्रोमाइसेस पे अभी हमें कुछ नहीं करना है ऐसा। ये टोटल कॉस्टिंग की बात कर रहा है, पहले मैंने फ्री है, उसके बाद से इतना पेमेंट देना पड़ेगा। तो आप कर दीजिए इस पर क्रिएट पे क्लिक। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, आपका डेटाबेस बन के रेडी हो जाएगा। एक एंड पॉइंट देगा, एक यूज़र नेम देगा, एक पासवर्ड दे देगा। तो ये सभी एक्टिविटी करने के बाद ये जब हमें मिल जाएगी, एंड पॉइंट मिल जाएगा, एंड यूज़र आईडी पासवर्ड हमने अपनी कॉन्फ़िगर ही किया है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया हो आप, वो सभी सेटिंग होने के बाद हम ऑन प्रोमाइसेस पे अपने विंडोज़ के सिस्टम पे एक एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं ऑन प्रोमाइसेस पे मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, और देखेंगे कैसे हम ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को क्लाउड पे ले जाते हैं। पहला पार्ट है, ये पहली वीडियो है। दूसरे पार्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे कनेक्टिविटी और ट्रांजैक्शन ऑफ डेटा, माइग्रेशन ऑफ डेटा ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे कैसे लिए जाए, हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो सभी हम ऑप्शन आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना, यहाँ के लिए इतना, ये इतना आप तैयारी करिए, आप अपना सेटअप बनाइए, और सेटअप बनाने के बाद हमें बताइए कि आपने कितना टास्क परफॉर्म किया। एंड नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, ताकि आप ऑन प्रोमाइसेस से डेटाबेस को माइग्रेट कर सके क्लाउड के ऊपर। तो गाइस यहाँ तक के लिए इतना ही। आप अपना सजेशन जरूर दीजिए कमेंट के थ्रू, या मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे टीच मी क्लाउड का, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और आपका सजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यू नो दैट, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्लेटफॉर्म है, तो आपका सजेशन बीच बीच पे मिलना ज़रूरी है। चलिए डन करते हैं अभी के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द AWS या अदर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक केयर गाइज, बाय बाय।